हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है इंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे कि जो इंट्रोपी है और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या रिलेशन है। वी नो द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। In other words, the probability of the system in the equilibrium state is maximum. हमें पता है जो equilibrium state है वो most probable state होता है। most probable state का मतलब उसकी जो probability है equilibrium state की वो सबसे ज़्यादा होती है। The equilibrium state of a system is the most disordered state। और जो equilibrium state है सिस्टम का वो सबसे ज्यादा disordered होता है। Since the entropy S is the quantitative measure of the disorder of the system, therefore entropy of the system in equilibrium state is maximum। जो entropy है वो quantitative measure है disorder का, randomness का सिस्टम के, तो जो इंट्रोपी है सिस्टम का इक्विलिब्रियम स्टेट में वो मैक्सिमम होगा क्योंकि डिसऑर्डरनेस जो रैंडमनेस है वो मैक्सिमम होती है। दस बोथ इंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जिसको हम W या ओमेगा से डिनोट करते हैं, ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम आर मैक्सिमम। तो जो इंट्रोपी है और जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है सिस्टम का इक्विलिब्रियम में वो जो है मैक्सिमम होता है। दिस लेट बोल्ट्जमैन टू एस्टैब्लिश a relationship between entropy and thermodynamic probability W। इससे बोल्ट्जमैन को लगा कि जो है एक रिलेशनशिप होनी चाहिए इंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में, और उसने इस्टेब्लिश किया एक रिलेशन बिटवीन इंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। According to Boltzmann, entropy S is a function of thermodynamic probability W, that is S is a function of W, equation number first, where F is some unknown function। और बोल्ट्जमैन के मुताबिक जो इंट्रोपी है वो फंक्शन होता है किसका? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का जो है वो फंक्शन होता है, और जहाँ पे f जो है वो एक अननोन फंक्शन है। तो इंट्रोपी जो है वो फंक्शन है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का, और उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now consider two independent systems X and Y under similar conditions of pressure and temperature। हम दो systems consider करेंगे, एक दूसरे पे dependent नहीं है, ठीक है। X system और Y system है जो कि सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर में है। लेट S1 एंड S2 बी द इंट्रोपीज ऑफ द सिस्टम X एंड Y रिस्पेक्टिवली। X का इंट्रोपी जो है वो S1 है और Y सिस्टम का इंट्रोपी जो है वो S2 है। इफ बोथ सिस्टम आर पुट इन थर्मल कॉन्टैक्ट, अगर हम इन दोनों सिस्टम को पास में रखेंगे, वी गेट द सिस्टम ऑफ इंट्रोपी S सच दैट S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। जब इन दोनों सिस्टम को हम थर्मल कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो हमें एक सिस्टम मिलेगा जिसका इंट्रोपी जो है वो S होगा, और वो S जो है ये दोनों जो इंट्रोपीज है दोनों सिस्टम का उसके सम के बराबर होगा, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करेंगे। दिस इज बिकॉज इंट्रोपी इज एडिटिव इन नेचर, और यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि इंट्रोपी जो है वो एडिटिव है, ऐड होता है, ठीक है। If W1 and W2 be the thermodynamic probabilities of the system X and Y respectively, W1 जो है वो thermodynamic probability है system X का, और W2 जो है वो thermodynamic probability है system Y का, then the thermodynamic probability W of the combined system can be calculated by using theorem of the probability of a composite event। जब हम इन दोनों सिस्टम को कंबाइन करेंगे, एक करेंगे, तो उसका जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो हमें कैसे मिलेगा? थ्योरम ऑफ कंपोजिट इवेंट, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट को अप्लाई करके मिलेगा। According to this theorem, probability of two independent events occurring simultaneously is equal to the product of the probabilities
of the individual events। ये थ्योरम हमने पहले किया था। इस थ्योरम के मुताबिक जो प्रोबेबिलिटी है दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो कि एक साथ होता है वो जो है इंडिविजुअल इवेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि ये जो W है दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल इवेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। Thus thermodynamic probability of a combined system W is equal to W1 into W2 equation number 3rd। तो जो thermodynamic probability है combined system का वो बराबर होता है W is equal to W1 into W2 और उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3rd। यूजिंग इक्वेशन 3rd इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में s जो है वो फंक्शन था w के, w जो है W1 इंटू W2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया है तो हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 4th। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट एंड अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड है s इज इक्वल टू S1 प्लस S2 तो वो बराबर आएगा f ऑफ W1 इंटू W2 जो कि हमें यहाँ पे मिला इज इक्वल टू f ऑफ W1 S1 फंक्शन है। एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी f ऑफ W2 मिलेगा और उसको हम इक्वेशन नंबर 5th कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है ये हमें याद रखना है। हमें इक्वेशन नंबर 5th को लेना है, इस इक्वेशन को लेना है इक्वेशन नंबर 5th को और इस इक्वेशन को हमें W2 से डिफरेंशिएट करना है। ये जो है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू W2 और ये वाला साइड जो है राइट हैंड साइड है उसको भी हम W2 से डिफरेंशिएट करेंगे। f ऑफ W1 फंक्शन ऑफ W1 जो है वो कोई वैल्यू होगा जिसमें W1 आएगा है ना, कोई कांस्टेंट होगा। फंक्शन ऑफ W1 में जो है W1 ही आएगा एंड W1 के रिस्पेक्ट में हमें उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, W2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो W1 के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, फिर उसके बाद हमने बस साइड चेंज किया है इक्वेशन का, बाकी सारी चीज़ें सेम है। हमने इस इक्वेशन को तो W2 से डिफरेंशिएट कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर के पास जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम W2 से डिफरेंशिएट करेंगे एंड उसको जब हम W2 से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला वैल्यू। W1 कांस्टेंट है, ये हमें याद रखना है। W इज इक्वल टू W1 इंटू W2। ओके, दीज आर थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटीज, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। W1 अगर हम W2 के साथ उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो W1 जो है वो कांस्टेंट होगा एंड W1 कांस्टेंट है तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू W2 तो यहाँ पे ये वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट होगा, इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट ऑफ W2 विद रिस्पेक्ट टू W2 जो है वो होता है 1, तो हमें जो है यही वाला टर्म मिलेगा बिकॉज दिस टर्म इज इक्वल टू 1। W1 इंटू 1 जो है वो 1 होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का साइड चेंज करेंगे, कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा dW2 इज इक्वल टू दिस टर्म। फिर हमें क्या करना है, हेंस इक्वेशन नंबर 6 कैन बी रिटन एज, ये जो इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 6 हमें पता है, ठीक है। इस वाले साइड पे विच इज़ द राइट हैंड साइड dW2 की जगह पे हमें dW अपॉन W1 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे अपॉन W1 है उसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं तो इनटू में आएगा, तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म और इस W1 को आगे भी हम लिख सकते हैं, इनटू है तो कम्यूटेटिव होता है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन, ठीक है, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। और हमें ये भी पता है W1 इंटू W2 इज इक्वल टू क्या, W1 इंटू W2 इज इक्वल टू W होता है, हमें पता है, तो हम यहाँ पे W पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ W1 इंटू W2।
W2। फिर उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू W1 वी गेट। नाउ ये जो टर्म हमें मिला है उसको विथ रिस्पेक्ट टू W1 हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या किया उसको हम याद रखेंगे। सबसे पहले ये वाला जो टर्म है उसको W2 के साथ डिफरेंशिएट किया, फिर इस वाले टर्म को भी हमने W2 के साथ डिफरेंशिएट किया। W2 का वैल्यू हमने इसको डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू मिला उधर पुट किया, फिर उसके बाद उसको हमें W1 के साथ डिफरेंशिएट करना है। हमें एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे W2 है, ठीक है, ये नहीं लिखा है, मिसप्रिंट हुआ होगा। यहाँ पे W2 है तो यहाँ पर भी W2 आएगा। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ W2 अपॉन W2 जो है उसका कोई वैल्यू आएगा, f ऑफ W2, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ W2 अपॉन W2 जो है उसका कोई वैल्यू आएगा जिसमें सिर्फ W2 होगा, एंड उसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू W1 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इस टर्म में कोई भी W1 नहीं है, तो हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पे हमें मिला है 0। ना इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए हमें u इंटू वी का फॉर्मूला पुट करना होगा, डिफरेंशिएशन। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है, u का डिफरेंशिएशन v को वैसे ही रखना है, फिर u को वैसे ही रखना है v का डिफरेंशिएशन। वही हमने यहाँ पे किया है। इसको हम पहले लिख सकते हैं, उसको हम बाद में लिख सकते हैं, बीच में प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, W1 का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू W1, और ये जो नेक्स्ट टर्म है उसको वैसे ही रखेंगे, दिस इज 1, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। सेकेंड में हम क्या करेंगे, W1 को वैसे ही रखेंगे, इस टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू W1 डिफरेंशिएट करेंगे और बीच में आएगा प्लस, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 7। W1 के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 3 में फिर से जाना है, विच इज़ W इज इक्वल टू W1 इंटू W2, और उसको हमें विथ रिस्पेक्ट टू W1 डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे W2 जो है वो कांस्टेंट होगा, W1 का ही डिफरेंशिएशन होगा, और विच इज़ 1, तो उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमें मिलेगा dW अपॉन dW1 इज इक्वल टू W2, और अगर इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो मिलेगा dW1 इज इक्वल टू dW अपॉन dW2। इक्वेशन नंबर 7 कैन बी रिटन एज, यहाँ पे dW1 होगा, उसके जगह पे dW इंटू W2 हमने पुट किया है, और यहाँ पे सारे टर्म्स जो है वो सेम है, W1 पहले से था, बाकी सारे टर्म्स जो है वो सेम है, ठीक है। इधर हमने वैल्यू पुट किया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, W1 इंटू W2 जो है वो W होता है, उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद D इंटू D जो है वो D स्क्वायर f ऑफ W आएगा, और dW इंटू DW जो है DW का होल स्क्वायर या DW स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं, उसके बराबर आएगा प्लस दिस टर्म, ठीक है। और इसको हम, ये जो डिफरेंशिएशन है उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे डैश लिख के, है ना, डबल डिफरेंशिएशन को डबल डैश करके हम डिनोट करते हैं, तो वही यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद हमने जो है इस टर्म का साइड चेंज किया है, तो हमें मिलेगा माइनस W f डबल डिफरेंशिएशन W इज इक्वल टू दिस टर्म f डिफरेंशिएशन W, और इसको जब हम डिवाइड में लाएंगे तो माइनस W f डबल डिफरेंशिएशन W डिवाइडेड बाय f डिफरेंशिएशन W इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। फिर उसको हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो हमें मिलेगा f डबल डिफरेंशिएशन W डिवाइडेड बाय f डिफरेंशिएशन W इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन W। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, अगर हम इन दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों साइड को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डबल डिफरेंशिएशन W डिवाइडेड बाय f डिफरेंशिएशन W dW इज इक्वल टू लॉग ऑफ W के बराबर होता है,
एफ डिफ्रेंसिएशन डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है, इस वाले टर्म के बराबर होता है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ डब्ल्यू आएगा प्लस लॉग ऑफ के, ये कांस्टेंट है। तो इसको इंटीग्रेट करके जो है हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा, वे के इज़ कांस्टेंट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट किया तो हमें ये वाला वैल्यू मिला, पहले वाला जो चीज़ हमने किया था वही रिपीट है, वे के इज़ कांस्टेंट, के कांस्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी जो है लॉग ऑफ ए अपॉन बी होता है, यहाँ पे लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ डब्ल्यू है तो लॉग ऑफ के अपॉन डब्ल्यू होगा, और ये टर्म जो है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर भी लॉग, यहाँ पर भी लॉग हो जाएगा, दोनों कैंसिल, तो एफ डिफ्रेंसिएशन डब्ल्यू जो है वो के अपॉन डब्ल्यू के बराबर आएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, एंड अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हमें फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है। तो एफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ डब्ल्यू का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, बचेगा एफ डब्ल्यू, और 1/x का इंटीग्रेशन हम जब करते हैं तो लॉग ऑफ x आता है प्लस कांस्टेंट आता है कि नहीं। यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट होगा सपोज k, तो यहाँ पे k log ऑफ x आएगा। उसी तरीके से k अपॉन w का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो k log ऑफ w प्लस c आएगा, वे c इज़ अ कांस्टेंट, जहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, और इक्वेशन फर्स्ट अगर हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ये जो है वो इंट्रोपी के बराबर होता था, तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। 8 इक्वेशन जो है वो चेंज होके हमें देगा 9th इक्वेशन। फॉर अ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, जब थर्मोडाइनेमिक सिस्टम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन, इंट्रोपी इज इक्वल टू 0, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, तब जो है इंट्रोपी 0 होता है। जब टेम्परेचर 0 होता है 0 केल्विन, तब इंट्रोपी 0 होता है, विच इज़ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एंड W इज इक्वल टू 1, और उस वक्त जो W है वो 1 के बराबर होता है, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 9 वी गेट, उन्हीं वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 9 में। यहाँ पे 1 हमें पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, और इंट्रोपी जो है वो 0 है तो 0 पुट करना है, तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू के लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है प्लस सी, ये टर्म जो है वो 0 होता है, तो c इज इक्वल टू 0 जो है वो हमें मिलेगा। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 9 कैन बी रिटन एज, तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 है उधर हमें c का वैल्यू मिल गया इन कंडीशन को जब हमने पुट किया, तो c का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन नंबर 9 जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, बिकॉज c इज इक्वल टू 0, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 10। जब भी हमें c निकालना होता है तो हमें कंडीशन पुट करना होता है, तो हमें मिल जाता है c इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा सिंबल, ठीक है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11 गिव स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ इंट्रोपी, और ये जो इक्वेशन है वो इंट्रोपी का स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है। इंट्रोपी और थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी का रिलेशन है। इट स्टेट्स दैट इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम is directly proportional to the natural logarithm of the thermodynamic probability of the total number of microstates in the system। ये जो है ये इक्वेशन यही कहता है कि जो इंट्रोपी है किसी थर्मोडाइनेमिक सिस्टम का, वो जो है दिस इज कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोगैरिथम ऑफ thermodynamic probability which is the logarithm of number of microstates of the system। यहाँ पे और जो है वो लिखा है, ठीक है। एंड जब हम k का वैल्यू निकालेंगे तो k का वैल्यू जो है वो kb के बराबर आता है, जहाँ पे kb जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसका वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिया है 1.38 × 10⁻⁻⁴
-23 जूल पर केल्विन। ये जो K है S इज इक्वल टू K log ऑफ E W, ये जो K है वो KB के बराबर होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट K जब हम करेंगे तो हमें उसका डेरिवेशन करने के बाद जो है ये वाला वैल्यू मिलता है। Hence इक्वेशन 10 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन नंबर 10 में यहाँ पे हम K की जगह पे KB लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी KB लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 17 और 18 को हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन कहते हैं, क्योंकि उसको बोल्ट्जमैन ने दिया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।